नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज को लेकर। आप देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल भले ही सामने आ चुका हो, लेकिन कुछ सियासी दल इन आंकड़ों को यहां नकार चुके हैं। बताते चले कि अगर भाजपा और पीडीपी की यहां पर बात की जाए तो एग्जिट पोल में इन दोनों दलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से नीचे रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों दल एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हुए 8 अक्टूबर के नतीजों में यहां ठहर गए हैं और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और भाजपा ने जहां पूर्ण बहुमत में आकर अपने दम पर सरकार बनाने का दावा किया है, वहीं पीडीपी ने गठबंधन की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता की यहां पर जो लगाम है वो उसी के हाथ में होगी। आप ही फिर उस वक्त देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बना है और वही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है। तो हमने अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर जो लोगों से किया है, तो उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोई भी सरकार हमारे बिना संभव नहीं हो पाएगी। ये 8 अक्टूबर का समय बताएगा। साइंस में क्या कौन है, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ जम्मू में हो गया। कश्मीर में 1-2 सीटें जो सभी लोग बता रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने सपना लिया था वो जम्मू कश्मीर में भी सच होने जा रहा है। तो बाकी कश्मीर में जिस प्रकार की इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, बहुत से दल अलग अलग वहाँ पर जीत करके आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो लोकसभा में हमने देखा ही है कि दोनों मुख्यमंत्री जो थे उनको लोगों ने किस प्रकार से हराया था। उसी प्रकार के रिजल्ट सिमिलर सामने आने वाले। उस वक्त सरकार बनाना जरूरी था, मुद्दों के आधार पर, ना कि विचारधारा को बदल करके। लेकिन अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद ही कुछ सब चीज़ें तय होंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं एग्जिट पोल पे तो नहीं, 8 तारीख का वेट कीजिए। जब 8 तारीख आ जाएगी सब कुछ आपके सामने होगा। मेरा मानना है जम्मू कश्मीर में एक सेकुलर सरकार बनेगी और जो आपकी टैली है इसमें बड़ा फेरबदल होगा। जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को बचाने का फैसला कर चुके हैं और उस फैसला जो होगा वो आपके सामने आएगा। 8 तारीख का हमें वेट करना चाहिए। कोई बात नहीं, पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी। और मैं आपके चैनल पे एक बात आज कह रहा हूँ, कोई घोड़े की दुम पकड़ेगा, कोई टांग पकड़ेगा, लेकिन हमारे पास लगाम होगी। कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में अगली पीडीपी के बिना नहीं बन पाएगी। और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, हम एक सेकुलर सरकार बनाएंगे कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ। देखिए, एक बात है, हम तो एक असूल जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को इस दुविधा से निकालने के लिए पीडीपी हमेशा तैयार है। कुर्सी हमारा मोटिव था ही नहीं, अब भी नहीं था, पहले भी नहीं था। कभी भी हमने कुर्सी के लिए समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की, अगर कुर्सी के लिए समझौता करना होता तो शायद हम चुनाव न लड़ते या कुछ और करते। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जो आपने नाम लिए हैं, रिजल्ट आने दीजिए, आपके सामने सब कुछ होगा। मैडम जी पहले कह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, सेकुलर ताकतों को मजबूत करने के लिए हम कोई भी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभाग के अध्यक्ष यहाँ रतनलाल गुप्ता का भी मानना है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर सरकार आ रही है और कांग्रेस के साथ मिलकर आप देखिए पूर्ण बहुमत यहाँ पर लिया जा रहा है। उन्होंने ये दावा करते हुए बताया कि अगर किसी अन्य दल के हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी तो इसका फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाईकमान करेगा। और दूसरी ओर भाजपा की यहाँ कश्मीर इकाई की वरिष्ठ नेता और बिजबेहाड़ा विधानसभा की ही यहाँ पार्टी के उम्मीदवार सौफी यूसुफ का कहना है कि उनकी पार्टी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निर्भर नहीं है। अलबत्ता कई अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार उसे समर्थन दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। ये तो देखेंगे ना, उस वक्त जो हमारी हाईकमान है वो क्या फैसला लेती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि हमारी क्लियर मेजॉरिटी आ रही है जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, अगर कोई किसी को और इसमें शामिल करना है, ये हमारी हाईकमान की पावर है, वही कर सकते हैं, या वो फैसला जो लेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा। ये हाईकमान की बात है, ये हाईकमान की बात हम नहीं कह सकते। ये इसका फैसला जो है हाईकमान ने लेना है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपने देखा होगा कि हमने कुछ सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़े, उन सीटों में हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जीत रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट हैं। और उसके साथ कुछ छोटे मोटे दल भी हैं जो हमारे साथ हैं, जिनको हमने पार्टी की ओर से भी मदद की है, हर लिहाज से उनके साथ हम रहे। और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो यहाँ जीत रहे हैं तो वो हमारे साथ हैं। आपको 8 तारीख के बाद पता चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और हमें
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों का कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा, एएनआई की वसात से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी। मीरवाइज उमर फारूक द्वारा कश्मीरी पंडित विस्थापितों की यहां घाटे वापसी पर दिए गए बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित विस्थापितों की वापसी पर उठ रही आवाज का स्वागत कर लिया और रविंदर रैना का यह भी कहना है कि प्रक्रिया हालांकि आसान नहीं है और यहां पर इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेकर उनसे चर्चा की जाएगी ताकि उनकी घाटी वापसी का जो माहौल है वो तैयार किया जा सके, क्योंकि ये बड़ी पुरानी मांग है जो बार बार उठ रही है। लेकिन पहले कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हैं उनके साथ बातचीत करने की भी जरूरत है। कश्मीरी पंडित जो 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से जिनका विस्थापन बंदूक की नोक पर किया गया, धीरे धीरे अब कश्मीर के हालात सामान्य होते जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो वक्त आएगा जब कश्मीरी पंडित साथ सम्मान वापिस अपने घरों में जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अभी भी बहुत काम करना बाकी है और ये एक बड़ी प्रक्रिया का भाग है। इसके लिए कश्मीरी पंडित समाज के प्रतिनिधियों से एक बार चर्चा करके इसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन यहाँ से वो अपने घर चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। एक बार कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज से चर्चा करके उनके प्रतिनिधियों से बात करके आगे की बड़ी प्रक्रियाएं इस प्रकार का माहौल बनाया जाए ताकि भविष्य में फिर से इस प्रकार की जो है वो घटनाएं ना हो। उसके लिए भारत सरकार, मोदी साहब कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरी जो विस्थापित समाज है उनके प्रतिनिधि भी कोशिश में लगे हैं। अच्छी बात है अगर कश्मीर घाटी से भी इस प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं कि कश्मीरी पंडित समाज को सासम्मान कश्मीर में वापसी की पहल अगर कोई वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के प्रतिनिधि करते हैं तो ये स्वागत। पूर्व डिप्टी सीएम और शाम्बू विधानसभा से ही कांग्रेस के उम्मीदवार ताराचंद पर 1 अक्टूबर को यहां पर चकमलाल में हुई हमले की चारों ओर निंदा हो रही है और कांग्रेस के ओबीसी सेल ने इसे ताराचंद के खिलाफ एक साजिश करार देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने पर और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की जरूरत पर बल दे दिया। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के ओबीसी सेल के चेयरमैन मदन चालोत्रा ने ये मांग की। रिसेंटली श्री ताराचंद जी पर अटैक हुआ है कुछ गुंडों की तरफ से, तो वो बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो जो लोग थे रात को 8:30 बजे वहाँ मीटिंग चल रही थी ताराचंद जी की, 50 आदमी के करीब बैठे थे लोग। तो ये भी रात को आते हैं शराब पीकर और इनके पास सुना हथियार भी थे और वो उनको बार बार कहते थे आप बाहर आओ, हमने आपसे बात करनी है। तो वो अगर वो बाहर जाते तो शायद उनका कत्ल हो जाता। तो कुदरती हम कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से वो बच गए, अगर बाहर जाते तो मर जाते, उनको मारा जाता। तो इसके पीछे हम सोचते हैं कि जो SHO है उसको जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके और जो उनका मास्टरमाइंड है, इनके पीछे कोई साजिश है, इनका जो मास्टरमाइंड है, अगर इस किस्म की हस्ती को जो इतना बड़ा लीडर है उसका सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है तो बाकी आम आदमी को क्या होगा। तो हम ये चाहते हैं, हम इसकी अपनी पूरे समाज की तरफ से कंडेम्ड करते हैं और पूरा हम चाहते हैं कि हमारा SC ST OBC मिनॉरिटी का अवसर 90% लोगों की ये नुमाइंदगी करते हैं और ये ऐसे शख्स हैं, ईमानदार हैं और गांव से जुड़े लोग हैं, इनके पास कोई जात पात कोई मसला नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं। तो हम अपनी तरफ से अपने पूरे समाज की तरफ से कंडेम्ड करते हैं जो इन्होंने ढा किया और उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर ये पूरी इंक्वायरी की जाए इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो डोडा सहित जम्मू संभाग के अन्य जिलों के विस्थापितों ने जम्मू कश्मीर में यहां वजूद में आने वाली सरकार से कुछ उम्मीदें जताई हैं। इन विस्थापितों ने नई सरकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग कर दी है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोडा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन यहां कौशल वर्मा ने किस तरह से अपनी बात रखी। ये कौशल शर्मा है जो बात करते नजर आए और विधानसभा या फिर विधान परिषद में विस्थापितों के एक नुमाइंदे को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर बल दिया गया ताकि वे उनकी समस्याओं को हल करवा सके। हमारी गवर्नमेंट से जो बनने जा रही है उससे ये गुहार है कि हमारे जम्मू माइग्रेंट्स का
मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे चूज़ किया जाए या चौहान साहब को चूज़ किया जाए, परिहार साहब को या किसी और को चूज़ किया जाए। हम ये कहेंगे कि जो एलिजिबल आदमी होगा गवर्नमेंट उसकी स्क्रूटनी करे, CID वेरिफिकेशंस हो, जो भी इस काबिल होगा तो उसको रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस में हो या असेंबली में हो उसको मिलनी चाहिए। ये हमारी अपनी तरफ से जितने भी ये लोग हैं, ये जितने भी इतने पीछे बैठे हैं, ये मिलिटेंसी के अफेक्टेड हैं, सताए हुए हैं, अभी इनको पूरा राइट नहीं मिला है। ये भी चाहते हैं कि इनका एक आदमी अगर अपर हाउस में होगा या असेंबली में होगा तो ताकि इनकी सुनाई होगी और इनके हर मसले को हल करने में और गवर्नमेंट का लॉस ना होने में। क्योंकि जब हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे काम करेगा तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि गवर्नमेंट का भी कोई लॉस ना होने दे और प्रॉपर लोगों को उनका राइट मिलने में उसका योगदान हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो जम्मू के GMC अस्पताल में मौजूदा समय में डेंगू से पीड़ित 3 मरीज भर्ती हुए हैं और डेंगू से पीड़ित यहां 35 अन्य मरीजों का इलाज उनके घरों में ही चल रहा है। जम्मू में मौजूदा समय में डेंगू और चिकनगुनिया के कई मामले सामने आ रहे हैं और GMC अस्पताल में उन्हें भर्ती किया जा रहा है। जिनका इलाज घरों में संभव नहीं है उन्हें GMC के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तरफ से भी आप देखिए एहतियात बरतने की किस तरह से अपील की गई है, क्योंकि लोग अगर एहतियात बरतते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं। वहीं फिलहाल मौजूदा महीने में डेंगू का प्रकोप जारी रहेगा और GMC प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार है। डाटा ही हम लोग शेयर करते हैं। उसमें हमारे को टोटल पेशेंट इस वक्त एडमिट हुए 52, जिसमें से 48 सेहतमंद हो गए, वापस चले गए। एक ने लामा किया, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और इस वक्त 3 पेशेंट हमारे पास डेंगू के हैं। चिकनगुनिया जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग तो आज हुई है चिकनगुनिया की 150 की, कल की जो टेस्टिंग हुई है उसमें काफ़ी रिएक्टिव भी हैं, बट इसमें यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, OPD लेवल पे ही रहता है। रही बात डेंगू की, तो 121 कल डेंगू के सीरोलॉजी टेस्ट हुए थे, जिसमें से 35 रिएक्टिव आए हैं। पर मैंने जैसे बोला कि हमारे पास एडमिशन 3 ही है। 35 जो पॉजिटिव हैं उनको हम लोग अपने कंट्रोल रूम से उनको फ़ोन करवा के उनके घरों में उनको कॉल करते हैं। कॉल करके उनकी पहले तो उनकी कंडीशन का स्टेटस पूछते हैं कि वो इस वक्त कैसे हैं, और दूसरा अगर उनको थोड़ा सा प्रिवेंटिव उनको भी बताते हैं, जैसे कि आप अगर बहुत दर्द हों, जैसे आपको मालूम है डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही बोन ब्रेकिंग हाई ग्रेड फीवर की डिजीज़ है। इसके मेन सिम्टम्स बुखार और दर्दें ही हैं। तो उसमें उनको बोलते हैं कि सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए, कोई भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है विदाउट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। वन, दूसरा खूब पानी पीते रहिए। पानी पीने से जो है बॉडी लाइट रहती है, उसमें फीवर की भी कमी रहती है और उसका फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रहता है। अगर आपको लगे कि दर्दें बहुत हो रही हैं, बुखार बहुत बढ़ रहा है, जहाँ कोई किसी चीज़ का जैसे कोई निशान पड़ रहे हैं शरीर के ऊपर, या दांतों से कोई ब्लड वगैरह निकलने लगा, तो इमीडिएटली आप अस्पताल, नियरेस्ट कोई भी अस्पताल है वहाँ पर रिपोर्ट करें, चाहे वो GMC ही क्यों ना हो। वी आर रेडी टू टेक देम। विज़ अगर डेंगू के साथ आप चिकनगुनिया में बात करें तो चिकनगुनिया दर्दें भी होती हैं, बुखार भी होता है, पर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आती है। और डेंगू इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, इस बारी डेंगू में भी हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो रही है। अभी दिन है, अभी कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना में डेंगू रहता है और यही इसका पीक टाइम होता है। कुछ कह नहीं सकते कि कितनी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे आपके माध्यम से हम एश्योर करते हैं सुनने वालों को कि भगवान ना करे हो, पर अगर हो तो हम रेडी हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए। और लास्ट में मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर होती है हमेशा। और ये डेंगू मच्छर से होता है, मच्छर घरों के अंदर रहता है और वो पैदा होता है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर पोस्ट मॉन। तो सांबा पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 बाइक बरामद की है। पुलिस ने चोरों के पास से आप देखिए 26,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। और खास बात यह है कि इनमें से एक चोर ने चोरी के रुपयों से ही बाइक खरीदी थी, लेकिन आज वह भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और चोरी के कई मामले जिस तरह से रिपोर्ट हुए हैं, लोगों ने दर्ज कराए हैं। अब माना यह जा रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी से चोरी के इन सभी मामलों का खुलासा हो सकता है। अब्दुल करीम नाम का एक सस्पेक्ट था, जो सबसे पहले हमने जीरो इन करके विद हेल्प ऑफ टेक्निकल एंड फिजिकल जो एनालिसिस था, सर्वेलेंस की एड उसके हेल्प से
उसको एप्रीहेंड किया और सस्टेन क्वेश्चनिंग किया। दौरान क्वेश्चनिंग ये पता चला कि उसने कमिट की है ये सारी थेफ्ट्स, ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसमें उसके 2 साथी और इन्वॉल्व थे। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ हमने अलग अलग जगहों पे रेड्स की, जिसमें जम्मू जिले के कुछ एरिया जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, और वहाँ से इन दोनों जो उसके को अकम्पलिस थे, इसके अकम्पलिस जो थे, उनको भी हमने अरेस्ट किया। और रिजल्टेंट टोटल में हमने 5 जो बाइक्स थी वो हमने रिकवर की हैं, जो 3 उसमें जो है अभी तक जो हमारे FIR रजिस्टर्ड हैं, उनको जो है वो उन FIR में उनके नंबर जो है बेयरिंग नंबर वो इन्वॉल्व है उसमें। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं, सांबा जिले में 7-8 की इंटरवेनिंग नाइट में 4-5 जो है दुकानों के लॉक ब्रेक हुए थे, और वहां से भी कुछ नगदी जो थी वो वहां से गायब हुई थी। उसमें भी हमने FIR रजिस्टर किया, उसमें संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें भी टीम कॉन्स्टिट्यूट की, अकॉर्डिंगली अलग अलग जगहों पे उसमें रेड्स किया हमने। और उसमें हमने सबसे पहले शादीन नाम का एक बंदा जो कठुआ जिले का रहने वाला है उसको एप्रीहेंड किया, और उसके बाद उससे क्वेश्चनिंग की गई। दौरान क्वेश्चनिंग उससे भी ये पता चला कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है, और ये दूसरा जो इसका कंप्लिस है वो भी कठुआ का रहने वाला है, हमने उसको भी अरेस्ट किया। हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि चोरियां करने के बाद इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो है पैसे अकाउंट में सबमिट करवाता था, देन वहां से अपने जो कंप्लीस है उनको ट्रांसफर करता था। इसी दौरान इसने क्या किया है, चोरी के बाद इसने बाइक जो है, एक बाइक भी परचेज किया है स्प्लेंडर, जो हमने इससे रिकवर किया है। फर्दर इसमें अभी हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं और भी निकाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें और जो गैंग के इनके अकम्पलिस हैं वो भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म से मेरी ये अर्ज रहेगी सांबा जिला के लोगों को, सबसे पहले तो जो भी लोग आप एम्प्लॉय करते हैं अपनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में, एक तो उनका करेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं अपने नियरेस्ट थाना से। सेकेंडली CCTV कैमरा जो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है जो बहुत हेल्पफुल रहता है, कंट्रीब्यूशनल रहता है इन सब चीज़ों में, वो भी ज़रूर इंस्टॉल करवाएं अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में। कमर्शियल में तो करवाएं ही करवाएं, हो सके तो अपने घरों के बाहर भी करवाएं। गत है जम्मू जिले में यहां गन्ने की खेती को लेकर पुनर्जीवित इसे करने की कोशिशें जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन कृषि विशेषज्ञ किसानों के साथ बैठकें कर उन्हें गन्ने की खेती करने के नए और आधुनिक तरीकों से रूबरू करवा रहा है, ताकि वो पारंपरिक फसलों के साथ साथ गन्ने से भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। और इसी कड़ी में यहां स्कॉस्ट जम्मू द्वारा मड़ ब्लॉक के किसानों से इस विषय पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में स्कॉस्ट के ही विशेषज्ञों के साथ साथ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कपूरथला के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर गुलजार सिंह ने किसानों के साथ संवाद कर उन्हें गन्ने की खेती की विशेषताएं बताई। क्योंकि ये जो हमारी जहाँ की बेल्ट है, ये एक गन्ने की बेल्ट है, कमांद की बेल्ट है, जहाँ मेरे किसान भाई गन्ने की काश्त करते हैं। क्योंकि गन्ना जहाँ की मुख्य फसल नहीं है, तो मैं पंजाब से इसलिए आया हूँ कि जो यहाँ की गन्ने की काश्त करते हैं, तो जहाँ पे आके गन्ने की नई किस्मों के बारे में, गन्ने के क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कैसे उसकी काश्त होती है, क्या इस पर बीमारियाँ आती हैं, कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं, और उनको कैसे उनकी रोकथाम की जाती है, उसके बारे में जहाँ किसान भाइयों को डिटेल में बताने के लिए जहाँ हम आए हुए हैं। हाँ, जो जहाँ जम्मू में जो गन्ने की जो काश्त की जाती है, उसके 2 मेन मकसद रहते हैं। सबसे पहला मकसद तो है कि गन्ने का जूस, क्योंकि जब भी हमारे अमरनाथ की यात्रा होती है, जब ऊपर श्रीनगर की जब टूरिस्ट आते हैं, तो गर्मी का पीरियड होता है, तो उस टाइम जो है गन्ने की मार्केटिंग जूस की बहुत अच्छी होती है। तो अगर गन्ने के जूस के लिए हमें जो किस्म लेनी है, वैसे तो हमें पंजाब की तरफ से जो है 14 वैरायटियों की किस्म कर रखी है, सिफारिश कर रखी है। पर अगर जूस की बात करते हैं तो जैसे हमारी COJ 85 है, COJ 98 है, COPV 94 है, ये वो किस्में हैं जिनमें फाइबर कंटेंट कम है और जूस की मात्रा जो है 70% तक आ जाती है। तो हम किसान भाइयों को यही कह रहे हैं कि ये जो किस्में हैं, ये जाके मार्च अप्रैल में पकना शुरू होती हैं और जून जुलाई तक चली जाती हैं, तो इन किस्मों को लगाएं, इनकी पैदावार भी अच्छी आती है और जूस की मात्रा भी अच्छी निकल जाती है। हाँ, किसान भाइयों को मैं यही एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी गन्ने की काश्त करते हैं, अब अपने पुराने जो रिवायती ढंग हैं, जो पुराने ढंग हैं, उनको छोड़िए और जो आधुनिक ढंग हैं उनकी काश्त करने के, जैसे गन्ने की बिजाई कर रहे हैं किसान भाई जो है वो नैरो स्पेसिंग के कर रहे हैं, 2 फीट पे कर रहे हैं, तो उनको ये गुजारिश करूँगा कि वो चौड़ी विधि पे चले जाएं, कम से कम 4 फुट पे लगाएं। उससे गन्ने की जो काश्त है, जो गन्ने के टिलर्स हैं, गन्ने की पैदावार बढ़ती है और गन्ना हेल्दी होता है। जब गन्ना हेल्दी होता है तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ भी कम आती है, तो खर्चा और लागत भी कम आती है और पैदावार अच्छी आती है, और उससे किसान भाइयों का मुनाफा भी बनता है। तो जहाँ पर हमने ये पहली बार सुना है कि हमें ये गन्ना के बारे में बताने आए हैं कि इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे इसका पालन करना चाहिए, किस किस्म का बीज चाहिए, किस किस्म की देख रेख चाहिए, ये सब चीज़ें हमें बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है
कि ये पहली बार ये बात बताने आए हैं। इससे पहले हम कई बार अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी मिल चुके हैं, वो भी अपनी समर्थ के मुताबिक जो हमारा मार्गदर्शन करते थे वो करते हैं। लेकिन आज तो और भी खुशी की बात है कि विशेषकर गन्ने की पैदावार के लिए हमें बताए हैं कि कैसे हमें गन्ना बीजना चाहिए, कैसे गन्ने की देखरेख करना चाहिए, किस किस्म का बीज हमें लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी जो हमारे लाभ के लिए आवश्यक है वो हमें अपनानी है। तो ये सब बातें सुनकर मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस बाबा जित्तो जी की पवित्र भूमि पर ये सभी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब के डायरेक्टर साहब और जम्मू यूनिवर्सिटी से भी जो लोग अब अपने यहाँ पर आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मौजूदा समय में नवरात्रों के दौरान फूलों के आसमान छू रही दामों के विरोध में भी अब प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन कर प्रशासन के फूलों के मनमाने जो दाम है उन्हें वसूलने के लिए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी। और फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के मुताबिक फूलों के रेट निर्धारित न किए जाने का फायदा ये उठा रहे हैं और जमाखोर और मुनाफाखोर इसका पूरी तरह से लाभ ले रहे हैं। लोगों की जेबों पर पूरी तरह से डाका डाला जा रहा है। जब आप बाकी लोगों के त्योहारों पर हर चीज का एक रेट फिक्स करते हो, मैं माननीय डिविजनल कमिश्नर महोदय से कहना, मिस्टर पोले आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर हमारे नवरात्रे यहाँ चल रहे हैं तो आप रेट फिक्स करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये किस तरह का सूडो सेक्युलरिज्म है? क्यों इस तरह की घटनाएं दोहराने का प्रयास हो रहा है? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं इस सारे संदर्भ पर कि जब बाकी लोगों के त्योहारों पर आप रेट फिक्स करते हैं, एक डीसी मीटिंग कॉल करता है, अब डिप्टी कमिश्नर मीटिंग नहीं कर रहे। माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय रेड करो, ये कौन लोग है गुंडागर्दी कर रहे हैं? कौन लोग 500 रुपये किलो फूल बेच रहे हैं, 400 बेच रहे हैं? ये पीले रंग का फूल ये 200 रुपया है, और बाकी फूल के रेट मैंने आपको बता दिए। इसलिए मैं आज का प्रोटेस्ट नवरात्रों के उपलक्ष्य के अंदर जो फूल वाले हैं उनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुंडागर्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ रेट फिक्स के विषय के अंदर तय किया जाए और पूरी इंक्वायरी किया जाए। जो जमाखोर लोग ज़्यादा पैसे कमाने का प्रयास त्योहारों में कर रहे हैं उनको पकड़ करके अंदर डालने का प्रयास। तो जम्मू के कई इलाकों के लोग जहां बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने जाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं अब कठुआ में भी स्मार्ट मीटर्स को लेकर यहां बखेड़ा खड़ा हो गया है। कठुआ के लोग आज जन जागृति मंच के बैनर तले प्रदर्शन कर सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते नजर आए। सड़क पर धरना देकर जोरदार नारेबाजी की गई और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रक्रिया को बंद नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन यहां पर करने को मजबूर हो जाएंगे। जी स्मार्ट मीटर शुरू कर हमारा कत्ल करने का काम कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा, क्योंकि कठुआ की जनता जो गरीब जनता है इनको स्मार्ट मीटर देकर अभी जो इन्होंने प्री पोस्ट पेड मीटर स्टार्ट की है, इसके बाद ये आने वाले टाइम में प्री पेड मीटर जो स्टार्ट करेंगे। पोस्ट पेड मीटर में अब जो मोटे बिल है वो देना शुरू करेंगे। उसके बाद प्री पेड में क्या होगा कि जितने आप पैसे डालोगे उतने मीटर चलेगा, उसके बाद बिजली बंद होगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि J&K कितनी बिजली तैयार करता है और J&K से बिजली बाहर जाती है। पंजाब को J&K बिजली बेच रहा है और पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है, और जहां पे इतने इतने मोटे बिल जो दे रहे हैं, मोटे मोटे बिल लोगों को थमाकर लोगों का जो सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं, लोगों को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिसी है कि इनको सिर्फ 5 किलो राशन दे दो, 5 किलो राशन पे जो लोगों को खरीदना चाहते हैं और 5 किलो राशन देकर जो बिजली डालना चाहते हैं, ज्यादा बिल डालना चाहते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हम पानी के मीटर भी लगा देंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे वो पानी के मीटर लगाए, चाहे वो बिजली के मीटर लगाए, हम कठुआ में जो नहीं चलने देंगे। जहां पर जो मीटर चल लगेंगे वहां पर हम जो मीटर तोड़ देंगे, हम नहीं जगाने देंगे। और सारे लोगों की इन्हें बेवकूफ ना वा, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाए, हूं इन्हें स्मार्ट मीटर लाए रहे। और देखो जेडे सारे थोड़े जेडे संसाधन है
देखो संसाधन कहना पहले जड़े माइनिंग वाली पहले तो जी बजरी रेता ही कितनी सस्ती ही हूँ देखो माइनिंग वाली बड़ी महंगी हुई हूँ इतों जी 170 जिला टूट गए तो तुसें बड़ा फायदा हो जाना और इन्हें क्या फायदा दिता अंग्रेजों का रूल दे दिया इतों की बत्ती इतों का संसाधन इतों लिया इतों ही अगर लिया सानू उत्थों वापस करिए महंगी बेचा दे ये अंग्रेजों का रूल नहीं चलना जरा सारा जरा मेन डिमांड है जरा इतों के जो संसाधन है पहला हक है साढ़े इतों समाजदार है छोटे छोटे दुकानदार है उनमें दूआ स्मार्ट मीटर नहीं आते हूँ मैं इन्हें चेतावनी दिना है अगर ये स्मार्ट मीटर नहीं तो आड़े तो असी पूरे मुहल्ले जितने भी 21 वार्ड है जितने भी लगेगा अं तोड़ी देने ते पूरे मुहल्ले वाले जितने भी वार्ड है अभी उन्हें इकट्ठा करके अगर इतना स्मार्ट मीटर लगे। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।